विपक्ष का इंडिया गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी को हराने का दम भर रहा है, लेकिन एक इंटरनेशनल रिपोर्ट ने विपक्षी गठबंधन की मुश्किल बढ़ा दी। अमेरिका की मशहूर ब्रोकरेज और रेटिंग फर्म है मॉर्गन स्टैनली। इसने 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर एक रिसर्च पब्लिश की है और रिसर्च में ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिससे विपक्ष के इंडिया गठबंधन के सपने चकनाचूर हो सकते हैं। क्योंकि इंडिया में अगर कोई कह दे कि भाई देखिए अर्थव्यवस्था रॉकेट बनी हुई है, नरेंद्र मोदी के लिए लोग ऐसा कह रहे हैं, तो ये लोग कहते हैं अरे ये तो सब सेटिंग गेटिंग है। लेकिन अब विदेश से भी रिपोर्ट आ गई जो कह रही है आएगा मोदी ही। भारत में 2024 के लोकसभा चुनाव पर मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च के मुताबिक लोकसभा चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने वाले 4 मुख्य फैक्टर होते हैं। वो ये कह रहा है कि भाई सबसे पहले तो देश की जीडीपी होती है, जीडीपी ऊपर तो नेता ऊपर, जीडीपी नीचे तो नेता भी नीचे चला जाता है। तो पहला फैक्टर तो वो देश की जीडीपी को बता रहे हैं। फिर वो कह रहे हैं स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, ये बड़ा फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है कि सरकार किसकी होगी नहीं क्यों होगी, और इसके बारे में रिपोर्ट में उन्होंने बताया, वो आगे बताऊंगा। फिर तीसरा फैक्टर उन्होंने बताया सोशल मीडिया यूजर्स। आज के जमाने में जब हर किसी के हाथ में मोबाइल है, सोशल मीडिया पे लोग तूफान ला दे रहे हैं, उसमें सोशल मीडिया फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है और वो क्या करेगा, नरेंद्र मोदी को कैसे 2024 जितवाएगा, उसका भी जिक्र है। और फिर चौथा फैक्टर उन्होंने बताया फर्स्ट टाइम वोटर, जो पहली बार वोट दे रहे हैं, वो भी क्यों मोदी को वोट देंगे, इस रिपोर्ट में ये भी है। आपको इन चारों ही फैक्टर्स में मोदी सरकार किस तरह से विपक्ष से आगे है वो भी बताता हूं। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट के मुताबिक जो पहला फैक्टर है वो है देश की जीडीपी का, देश की अर्थव्यवस्था का। रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबे समय से यह देखा गया है कि जब भी सरकार चला रही पार्टी फिर से चुनाव में जाती है तो चुनाव के नतीजों पर देश की जीडीपी ग्रोथ का सीधा असर पड़ता है। आम जनता दोबारा सरकार चुनते समय यह देखती है कि देश की इकोनॉमी बेहतर हुई है या नहीं और उससे लोगों को फायदा हुआ है या नहीं। यानी अगर लोगों का फायदा हुआ तो जिसकी सरकार उसका फायदा, लोगों का फायदा नहीं हुआ तो सरकार को नुकसान। मॉर्गन स्टैनली ने जीडीपी को लेकर अपनी रिसर्च में जो कहा है उसे अगर आप आंकड़ों के जरिए समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह बात सही भी है। 1971 से 2019 तक 12 लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें 6 टर्म में देश की जीडीपी गिरी, और जब देश की जीडीपी गिरी तो इन्हीं 6 मौकों पर सरकार भी गिर गई। मतलब तत्कालीन सरकार चुनाव में हार गई जब वो जीडीपी गिरी, और जब 6 मौके ऐसे थे जब जीडीपी बढ़ी थी तो वो सरकार में वापसी कर पाई। जिन 6 मौकों पर जीडीपी ग्रोथ कम होने से तत्कालीन सरकार हार गई उसके बारे में और क्लैरिटी के साथ आपको बताता हूं कि यह हवाई बात नहीं है, और क्यों यह नरेंद्र मोदी फैक्टर पर काम करेगी 2024 के चुनाव में आपको समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे कि कौन सा चुनाव है जिसकी हम बात कर रहे हैं, पीएम कौन, वो भी आपको बताऊंगा। इसमें जीडीपी ग्रोथ वो कितनी रही वो बताऊंगा आपको, औसत जीडीपी ग्रोथ, और अगर आप देखेंगे कि गिरावट कितनी रही तो वो भी आपको बताऊंगा, और नतीजा क्या रहा फिर वो आपको ये 1 2 3 4 5 फैक्टर बताऊंगा। तो अगर आप सबसे पहले देखेंगे कि 1971 से लेकर 1977 तक पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होती थी, ठीक है। जीडीपी ग्रोथ कितनी थी, जो औसत जीडीपी ग्रोथ थी वो 5.73% रही ये 5 साल में। और 1971 से लेकर 1977 तक जो औसत जीडीपी ग्रोथ रही वो, मतलब मेरे ख्याल से आपको इसको ऐसे देखना चाहिए कि जो जीडीपी ग्रोथ इस 5 साल में रही वो रही 2.72%, और उसके पहले कितनी रहती थी, उसके पहले रहती थी 5.73%। यानी कितनी गिरावट, करीब 3% जीडीपी गिर गई। और नतीजा क्या रहा 1977 में इंदिरा गांधी हार गई। इसी तरह से अगर आप देखेंगे 1977 से लेकर 1980 तक, उस वक्त मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह, ये दोनों पीएम रहे, ठीक है।
औसत जीडीपी जो 1971 से 77 तक आपको बताया 2.72% थी, जब इनकी सरकार आई तो ये और गिरकर 2.60% हो गया, यानी गिरावट कितनी रही? 0.12%। नतीजा क्या रहा? इनकी भी हार हो गई, ये भी हार गए। इसी तरह से 1989 से लेकर 91 तक प्राइम मिनिस्टर थे वीपी सिंह और चंद्रशेखर। उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त जो औसत जीडीपी 1985 से 89 तक थी, मतलब जब इन्होंने सत्ता में आए तब उसके पहले 5.93%, लेकिन इनके समय में घटकर 5.7 हो गई, यानी 5.7% पे आ गई। यानी गिरावट कितनी? 0.23%। इनके समय भी जीडीपी गिरी, नतीजा क्या हुआ? हार गए। इसी तरह से अगर आप 1991 से 96 तक देखेंगे, तब प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, और 89 से 91 तक जीडीपी ग्रोथ आप देख रहे हैं 5.7% थी। नरसिम्हा राव के समय यह और गिरकर 5.1% पर आ गई, यानी 0.56% जीडीपी गिरी, नतीजा ये भी हार गए। ये हुआ है 99 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे, और 98 से 99 तक जीडीपी, औसत जीडीपी 6.2 की थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 5 साल में औसत जीडीपी ग्रोथ जो है वो 5.82% की रही, यानी 0.38% गिरावट दर्ज हुई और इनकी भी सरकार चली गई। फिर 2009 से 14 तक मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर रहे, औसत जीडीपी ग्रोथ जो है वो 6.94% जो हुआ करती थी वो गिरकर 6.7% पर आ गई, यानी 0.24% की गिरावट वहां भी दर्ज हुई, और नतीजा 2014 में मनमोहन सिंह भी हार गए। यानी ये रिपोर्ट जो कह रही है कि जीडीपी रॉकेट बनाइएगा तो जनता आपको भी रॉकेट जैसा वोट बना देगी, वो आंकड़ों में दिखता है। और इस वक्त अगर आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यह है कि इकोनॉमी बूम कर रही है, इकोनॉमी रॉकेट बनी हुई है, दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज भारत की तारीफ कर रही है। आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कह चुका है कि भारत दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ब्राइट स्पॉट है। 2023 में दुनिया के विकास का 15% हिस्सा भारत से आएगा। यूएन के मुताबिक 2024 में भी भारत इकोनॉमी का ब्राइट स्पॉट बना रहेगा। आप देखिए कि फिलहाल भारत की जीडीपी का क्या हाल है। 2023 में जो जीडीपी की ग्रोथ रेट रही है पहली तिमाही में, वो 7.8% रही है बॉस, दुनिया में सबसे ज्यादा। और एस&पी ग्लोबल रेटिंग के मुताबिक अगले 3 साल तक भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी रहेगा। फर्म अर्नेस्ट यंग, जो एक इकोनॉमिक कंसल्टिंग फर्म है, उसके मुताबिक 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। यानी जीडीपी के लिहाज से नरेंद्र मोदी जो इतिहास रहा है उसके हिसाब से वो वापसी करने वाले ब्रैकेट में आते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने बाकी के जिन 3 और फैक्टर के बारे में बताया, वो कैसे प्रधानमंत्री मोदी के लिए वोट ला सकते हैं, अब आपको यह भी बताता हूं। देश में पिछले 5 साल में स्टॉक मार्केट में निवेश करने वालों की संख्या डबल हो चुकी है। देश में फिलहाल 10 से 12 करोड़ मतदाता स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। जीडीपी की ग्रोथ रेट बढ़ने का फायदा इन मतदाताओं को मिलता है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने वाले निवेशक यही चाहेंगे कि देश में स्थायी सरकार बनी रहे। इसी तरह देश में 50 करोड़ के आसपास मतदाता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हैं। सरकार की नीतियों और जीडीपी ग्रोथ रेट में बढ़त के फायदे इन तक पहुंच रहे हैं। लोग सोशल मीडिया के जरिए जान रहे हैं कि देश में क्या हो रहा है। इतना ही नहीं, 2024 के चुनाव में करीब 13 करोड़ मतदाता पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, और नया मतदाता देश के विकास और दुनिया में देश के सम्मान से गर्व महसूस करता है। इसलिए मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च के मुताबिक, हालांकि ये जरूरी नहीं कि ये सारे मतदाता सरकार के समर्थन में वोट कर दें, लेकिन इनमें से ज्यादा संख्या उन मतदाताओं की हो सकती है जो सरकार के काम और नीतियों से प्रभावित होकर नरेंद्र मोदी के लिए वोट करें। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिसर्च में यह भी बताया कि 2024 के चुनाव पर शेयर मार्केट किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर शेयर बाजार बेहतर नतीजों की उम्मीद कर रहा है। शेयर बाजार को उम्मीद है कि लौटेंगे नरेंद्र मोदी, यह शेयर बाजार चाह रहा है।
2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तक शेयर मार्केट में 10% की बढ़त भी आ सकती है। अगर नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे तो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट कह रही है कि शेयर मार्केट 40% गिर जाएगा अगर नरेंद्र मोदी दोबारा चुनकर नहीं आए। यानी मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक भारत का शेयर बाजार यह मानकर चल रहा है कि आएगा तो मोदी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो शेयर मार्केट 40% गोता लगा देगा। मतलब आप सोचिए, अरबों रुपए लोगों के डूब जाएंगे अगर मोदी नहीं लौटे। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि शेयर मार्केट को पीएम मोदी पर भरोसा है कि उनकी नीतियों की वजह से मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कुछ और फैक्टर भी बताए जो चुनाव पर असर डाल सकते हैं, और इन फैक्टर्स में मोदी सरकार ने कैसा काम किया वो भी सामने आया। इस रिपोर्ट के मुताबिक चुनावी नतीजों पर असर डालने वाले जो बाकी के 4 फैक्टर हैं वो भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। वो 4 फैक्टर इस रिपोर्ट में बताए गए हैं जो असर डालेंगे। एक है गरीबी, दूसरा है किसान, उनका मुद्दा, तीसरा मुद्दा जो बताया गया है वो है स्वास्थ्य कि भाई आपको हेल्थ सेक्टर में क्या मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और चौथा शिक्षा। ये 4 फैक्टर हैं, और इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वगैरह वगैरह ये सब भी है। अब मैं आपको बताता हूं कि मोदी सरकार के दौरान अब तक इन 4-5 सेक्टर में कितना काम हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी 2015-16 में जो 25% पर थी वो घटकर 2019-20 में 15% रह गई, यानी 10% कम हुई है। अब उस फैक्टर पर आप सोचिए नरेंद्र मोदी को वोट मिलेगा या नहीं। किसानों की बात कर लीजिए, किसानों का जीवन सुधरा। 2015 में रिपोर्ट थी कि 17,000 किसानों ने आत्महत्या की थी, जबकि 2021 में यह संख्या घटकर 11,000 पर आ गई। अभी भी चैलेंज है, इसे कम करना है, लेकिन 6,000 किसानों की आत्महत्या अगर कम हुई है तो रिपोर्ट कह रही है कि भाई ये नरेंद्र मोदी के पक्ष में जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखिए कि 2015 में 21% आबादी कुपोषण का शिकार थी, जबकि 2021 में सिर्फ 11.8% आबादी कुपोषित थी। 2015 में 11.6% बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती थी। 2021 में यह घटकर 7.72% पर आ गई। मॉर्गन स्टैनली के मुताबिक पिछले 5 सालों के दौरान रसोई गैस कनेक्शन, साफ पानी, बिजली और घर ज्यादा लोगों को दिए गए। इससे बड़ी आबादी का जीवन आसान हुआ है। मॉर्गन स्टैनली की रिसर्च में इन पैरामीटर पर भी मोदी सरकार बहुत आगे दिख रही है, और इसीलिए यह रिपोर्ट कह रही है कि आएगा तो मोदी ही। भाई आप कुछ भी कह दीजिए, जिसको घर मिल रहा है, जिसको पानी मिल रहा है साफ, पहली बार जीवन में जिसके घर नल पहुंचा है, जिसको शौचालय मिल रहा है, जिसको राशन मुफ्त में मिल रहा है, जिसके घर सिलेंडर आ रहा है, जिसको हेल्थ कार्ड मिल रहा है, वो सब भूल जाएगा, क्योंकि कोई एक इंडिया गठबंधन बन गया और उसमें कोई एक राहुल गांधी ने विदेश जाके कह दिया कि लोकतंत्र खत्म हो गया, तो ना 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 आप तो मोदी जी को वोट नहीं देंगे, राहुल जी ने कह दिया। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिसर्च में विपक्ष के इंडिया गठबंधन का भी विश्लेषण किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी परीक्षा सीटों के बंटवारे की है। इंडिया को कामयाब होने के लिए चुनाव से पहले सीटों का बंटवारा करना होगा। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऐसा हो जिससे किसी भी दल को आपत्ति ना हो, बगावत ना हो। इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी समस्या भी यही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में सीट बंटवारा किस फॉर्मूले पर होना है इसकी चर्चा भी इंडिया गठबंधन के दल खुलकर नहीं कर रहे। वो हर बार आगे के लिए टाल देते, और अगर सीट बंटवारा सही से नहीं हुआ तो फायदा दूर की बात, नुकसान ही ना हो जाए। अमेरिका की मॉर्गन स्टैनली तक ये बात अपनी रिसर्च में शामिल कर रही है, और ये दिख भी रहा है। आप देखिए, पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीटों के बंटवारे पर बयानों की तलवार चल रही है। आज ही पंजाब सरकार में मंत्री अनमोल गगन ने कहा कि कांग्रेस के साथ पंजाब में कोई गठबंधन नहीं होगा। आम आदमी पार्टी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के पंजाब के नेता पहले ही कह चुके हैं कि हम ये आम आदमी पार्टी वालों का मुंह नहीं देखना चाहते। तो दोनों एक दूसरे को जो है वो कोहनी मार रहे हैं। सुनिए एक बार। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਦਮ ਤੇ ਕੱਢੂਗੀ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂरਤ नहीं है। अनमोल जी, क्या लगता है कि 13 की 13 सीटें आप लोग अकेले चुनाव लड़ेंगी तो जीत पाएंगे? 13 सीटें। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को तेवर दिखा रही है तो कांग्रेस के नेता भी पीछे नहीं है। पंजाब कांग्रेस के नेता पहले ही आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर आपत्ति जता चुके हैं। अपने ताजा बयान में पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़ीग ने कहा
कि यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। हम अपनी लीडरशिप से चर्चा करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने हमें 13 सीटों पर तैयारी करने के लिए कहा है। विपक्ष की मुसीबत सिर्फ यही नहीं है। आप देखिए कि कितना विरोधाभास है कि जिस कांग्रेस में कुछ नेता सनातन को मिटाने की बात का बचाव कर रहे हैं, कुछ नेता समर्थन कर रहे हैं, उसी कांग्रेस में कमलनाथ जैसे नेता शिव कथा में शामिल हो रहे हैं। प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कमलनाथ के इलाके छिंदवाड़ा में शिव महापुराण की कथा सुनाई और छिंदवाड़ा में इस शिव कथा में कमलनाथ शामिल हुए। कहा कि शिव महापुराण की कथा से उनके इलाके छिंदवाड़ा की धरती और पवित्र हो गई। कमलनाथ ने यह भी कहा कि भारत की पहचान किसी आर्थिक शक्ति या सैन्य शक्ति से नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की वजह से। अब आप सोचिए कितना विरोधाभास है कि जिस कांग्रेस के सहयोगी सनातन को मिटाने वाली बातें कर रहे हैं, जिस कांग्रेस के कुछ नेता सनातन को मिटाने वाली बातों का बचाव कर रहे हैं, उस कांग्रेस में ही यह भी कहा जा रहा है कि भारत की पहचान ही आध्यात्मिक शक्ति की वजह से। सुनिए कमलनाथ को फिर। कल शुरुआत में मैंने कहा था कि भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आध्यात्मिक शक्ति है, और पिछले 24 घंटे में महाराज जी आपके हमने जो निवेदन किया था आपसे कि यहाँ जो बरसात नहीं हो रही, किसानों के चेहरे में निराशा है, हमने निवेदन किया था आपसे, आपकी शक्ति से, कि यहां बारिश आ जाए। आज हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप यहां केवल छिंदवाड़ा ही नहीं आए, आप छिंदवाड़ा बारिश लेके आए। यानी कमलनाथ के हिसाब से सनातन में इतनी ताकत है कि वो बारिश लेकर चले आए और यहां सनातन को मिटाने की बातें हो रही हैं। जबकि आप दुनिया भर में देखिए कैसे सनातन का डंका बज रहा है। अमेरिका के बारे में आपको बताता हूं। अमेरिका में एक शहर है केंटकी, जहां 3 सितंबर को सनातन धर्म दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। केंटकी के मेयर क्रेग ग्रीनबर्ग ने मंदिर में महाकुंभ अभिषेकम उत्सव के दौरान इसका ऐलान किया। इस कार्यक्रम में कई जाने माने धर्मगुरु मौजूद थे। आप खुद देखिए कि दुनिया सनातन को अपना रही है, सनातन धर्म की अच्छाइयों पर चर्चा हो रही है, और भारत में कुछ लोग सनातन को डेंगू मलेरिया बता रहे हैं और इसको खत्म करने के बयान दे रहे हैं। अब ऐसे में कौन खत्म होगा आप समझ सकते हैं, किसकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी आप समझ सकते हैं। फिर वो गाली देंगे कि मीडिया ऐसा करता है, मीडिया वैसा करता है। अरे तुम क्या करते हो पहले वो तो देखो।